मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि मेरी 141 रैंक से मैं वरिष्ठ अध्यापक बन गया क्या। मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी 2011 में, उस टाइम 78 नंबर बने, रीट भी क्लियर नहीं हुआ। फिर अब तो मैंने सोचा मरना पड़ेगा, अब कुछ नहीं है अपने लिए। तो आपको कभी अट्रैक्ट या प्यार हुआ कभी स्कूल लाइफ में थोड़ा? वो हम कोचिंग कर रहे थे दोनों, तो हमें एक दिन क्लास में रोना आ गया, इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी। तो निकनेम खिलजी खिलजी है। है तो उस इस भटकाव से बचिए, क्योंकि यही उम्र होती है सक्सेस होने की, यही उम्र होती है प्यार करने की, यही उम्र होती है कुछ करने की। कुछ करना तो ही। इस तो आपने वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कैसे की, वो थोड़ा शॉर्ट में बता देते? अपने घर वालों ने भेज ही दिया कि अब तो हमारा बेटा तो बाहर पढ़ रहा है, तो फिर जी जान लगा दो ना पढ़ने में। पटरी के बिठाने के बाद मेरा जीज मित्र कैलाश मदेरना धक्का देना धक्का काम हो देने के लिए आ गया। गया था कि अब आप पढ़ो और मैं आपके लिए खाना वाना सब मैं तैयार करके दूंगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हमारी फीलिंग्स समझ लेता है वो हमें पूरा समझ लेता है। हर किसी के जीवन में एक दो मित्र ऐसे एक दो होते हैं मित्र होते हैं जो ऐसे। सफलता में हम। पर मेरे 17 नंबर घट गए। अब आप देखो, दो दो बार लगातार नॉर्मलाइजेशन की वजह से जा रहे हो तो 15 दिन बाद क्या है कि नंबर जारी किया एसएससी ने, दिल्ली पुलिस के। ठीक है। स्कूलिंग के बाद तो सोचते हैं कि अब आजाद हो गए, अब तो कुछ आजाद पढ़ना है हो नहीं। गए। वो 1 वीक ले आते हैं पेपर के पहले दिन, वो भी सावधान नहीं और पढ़ते। तो दोस्तों, आज हमारा ये पहला इंटरव्यू है और आप सबकी डिमांड से मैं ये सीरीज लेके आया हूँ। और आज हमारे साथ हैं वो शख्सियत जिससे आप पहली बार रूबरू होंगे। और ये अभी वर्तमान में सीनियर टीचर है सामाजिक विज्ञान से। तो आप सभी पढ़ने वालों के लिए और जो अब नई पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट करेंगे उनके लिए ये वीडियो फायदेमंद होगा। तो आप है शिव कंजी रिंटोड और वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक है सामाजिक विज्ञान से, और जैसलमेर में सम के पास पोस्टिंग है। तो मिलिए शिव कंजी से। और आप सभी की ओर से शिव कंजी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बताइए। तो नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। तो मुकेश जी, मैं शिवकरण रिंटोड, बीकानेर में नोखा तहसील में मेरा गांव पड़ता है, कुचोरा थोनी, अच्छा। जो बीकानेर से 40 किलोमीटर दूर है। शुरुआत में तो हम ये जानेंगे कि आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और कॉलेजिंग कहाँ से की और बाद में पढ़ाई कहाँ से की। तो एक दर एक सब बातें जानेंगे, फुल इंटरव्यू होगा, आप चिंता मत करिए। तो आपने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? शिक्षा है कि मुकेश, प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा मेरी पहली क्लास से लेकर मेरी 7वीं क्लास तक की जो शिक्षा है, मेरे गांव की प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम शिव गोरख नाम था उस स्कूल का। शिव गोरख उच्च माध्यमिक विद्यालय था कुचोरा में। उससे पहली से लेकर 7वीं तक मेरी पढ़ाई वहीं हुई है। और उसके बाद 8वीं क्लास से मेरी पढ़ाई सरकारी स्कूल में आया था, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचोरा। 8वीं से लेकर 12वीं तक मेरी सरकारी स्कूल में हुई है। कुल मिला के बात ये है कि आपने प्रारंभिक शिक्षा पूरी स्कूलिंग गांव से ही की है। नहीं, गांव से की है। 8वीं सरकारी स्कूल से, 9वीं में क्या है कि मैं फेल आ गया था। अच्छा। तो इस आप कारण दूसरी बार 9वीं भी उसी स्कूल से की, फिर 10वीं क्लास के लिए मुझे वापस शिव गोरख जाना पड़ा। अच्छा, तो ये बात है कि जैसे अभी एक मूवी आई थी 12वीं फेल बने आईपीएस, हाँ। तो आप भी उसी की तरह जैसे 9वीं फेल बने सीनियर टीचर। तो हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखो स्कूल टाइम में कितना कम पढ़ते थे लेकिन बाद में इम्प्रूव करके देख लो सरकारी टीचर बने हैं। जो वर्तमान में इतने कंपटीशन में फाइट करना बहुत बड़ी चीज़ है। और जो आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिसने तैयारी की है, वो ये सब बातें जानते हैं। तो बहुत अच्छा आपने स्कूल में कम पढ़ाई करने के बावजूद भी वापस रिकवरी की है स्कूल के बाद। तो आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा। हाँ, और 9वीं की फेल आने के बाद मुझे वापस शिव गोरख जाना पड़ा। वहाँ 10वीं मैंने मात्र 42% से पास की। 42% से पास करके फिर वापस सरकारी स्कूल से आया, सरकारी स्कूल आया। अच्छा। तो वहाँ में हमारे एक बेस्ट टीचर थे जिनका नाम था मंजूर अली पठान। उन्होंने बोला कि वापस आ गए इसी में। मैंने कहा हाँ सर। फिर वहाँ से 12वीं की। अच्छा, 12वीं कितने प्रतिशत थे की? 12वीं ज्यादा नहीं है, 12वीं में 64% है, 64% से 12वीं पास की। जो वर्तमान के 94 बन रहे हैं, हाँ। उस समय 64 भी बहुत थे, क्योंकि गांव में एक तो एक के फर्स्ट डिवीजन बनती थी। हाँ, स्कूल टाइम में पढ़ाई की नहीं। हम हमारी क्लास के क्या थे, बैक बेंचर थे। अच्छा। और बैक बेंचर तो आपको पता ही है जो कि बाद में चंचल बहुत कर। होता है, चंचल स्टूडेंट होता है, एक पढ़ने नहीं नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है। उन स्टूडेंटों की श्रेणी में थे। अच्छा, जो बैक बेंचर होते हैं ज्यादातर ये बाद में अपना कर्तव्य दिखाते हैं स्कूल टाइम के बाद, चाहे हाँ। किसी फील्ड में चले जाओ। मेन बात तो ये है कि 10वीं इन्होंने मात्र 42% से। 42% से की है। जो अभी फोर्थ ग्रेड है तो आता है, उसका 42 होता है। तो बहुत स्ट्रगल किया होगा आपने। फिर आपने 12वीं के बाद कहाँ से पढ़ाई की? 12वीं के बाद क्या है कि चाचा जी ने जबरदस्ती जयपुर भेज दिया पढ़ने के लिए।
हमारे पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जयपुर भेज दिया कि जयपुर जाओ तुम। हम्म। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए करने के लिए भेज दिया, तो साथ साथ बहुत प्राइवेट फॉर्म भरा दिया बहुत महाराजा अच्छी कॉलेज जगह से। है ये। और फिर साथ साथ वो क्या, पहले किताबें पढ़ लेते, कुछ नहीं, वैसे टाइम पास होता था हमारे। हमने सोचा कि हमें काले पानी की सजा मिल रही है, बस टाइम पास मात्र था और कुछ नहीं था। अ, फिर भी धीरे धीरे वो 2018 में फिर कांस्टेबल की भर्ती आई। हम्म। तो उस टाइम मैंने सोचा कोचिंग कर लेते हैं, लेकिन मेरे एक जीजा जी और एक बड़े भाई रहते थे साथ में, वो वर्तमान में अभी इसी वैकेंसी उस में जयपुर में रहते थे उस जयपुर टाइम? में रहते थे, इसी वैकेंसी में वरिष्ठ अध्यापक बने हैं मैथ से? अच्छा। मैथ से। तो उन्होंने बोला कि अभी आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम मेरे को गुस्सा आया कि मेरे को ये कोचिंग क्यों नहीं करने दे रहे हैं। वो अपने अनुभव से कह रहे थे अनुभव और से कह रहे हैं, मेरे को उस टाइम पता नहीं चला ना। उस टाइम मैंने सोचा ये मेरे साथ अन्याय कर रहे नहीं हैं, नहीं, कंपटीशन जाता है तो वो कंपटीशन। उल्टी से उल्टी बातें और करते मैं हैं। जिस कोचिंग में सेमिनार लेने जाता, मेरा मन करता इसी में कोचिंग करूं, इसी में करूं, इसी में करूं। ये एक बात और है कि जितने भी कोचिंग होते हैं सेमिनार बहुत अच्छा देते हैं। हम हाँ सोचते हैं पता नहीं क्या ही कर लेंगे, और हर हाँ। सेमिनार में हजारों बच्चे आते हैं। आपको भी बता देता हूँ, मैंने भी सेमिनार अटेंड किए हैं। तो हजारों बच्चे आते हैं, वो सोचते हैं ये सबसे बेस्ट कोचिंग है। तो कोचिंग सभी एक जैसी होती है, सिर्फ गाइडेंस के लिए होती है, पढ़ना हमेशा खुद को खुद पड़ता को है। पड़ता है। फिर आपने कौन सी कोचिंग की या फिर कॉलेजिंग मैंने पूरी? 2018 में कांस्टेबल वाली तैयारी की, उसमें कोचिंग वोचिंग कोई कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी की, सिर्फ टू सिर्फ सेल्फ स्टडी। और कांस्टेबल 2018 वाली भर्ती में वो बी पार्ट वाला सिस्टम था। कांस्टेबल में आपका हाँ, फर्स्ट पेपर कांस्टेबल का था? फर्स्ट पेपर मेरा था, सॉरी कांस्टेबल के का 2017 में दिल्ली पुलिस का था फर्स्ट पेपर मेरा, कंपटीशन में? कंपटीशन में। और दिल्ली पुलिस की पहले दौड़ हुई थी 2016 में 17 में, तो दौड़ पास करके फिर दिल्ली पुलिस की मैंने कोचिंग भी की थी, सॉरी दिल्ली पुलिस की अभिज्ञान में। जयपुर से ही? जयपुर से अभिज्ञान कोचिंग की थी। लेकिन उस टाइम दिल्ली कांस्टेबल की भर्ती में मैं रहा था मात्र एक नंबर से। ओबीसी की मेरिट गई थी 76 और मेरे नंबर थे 75। पहली बार हम जैसे क्लास से पास करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप पहली बार फेल हुए तो आपको थोड़ा बहुत गिल्टी फील हुआ? जब पहली बार हमारी स्कूल में क्या है, रिजल्ट सुनाया, तब ऐसे सुनाया नहीं कि ये फेल, एक पर्ची लगाती उसमें लिखा ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। तो मेरे गांव का एक रूगाराम गोसाई है, वो मेरे पास आया और हंस के बोला भाई तेरे आगे वो अनुत्तीर्ण लिखा हुआ है। तो उस टाइम मेरे क्या है कि आंखें तो मेरी आंसू से भर चुकी थी। कक्षा नाइन्थ में? कक्षा 9th में मेरी हाँ। आंखें आंसू से भर चुकी थी, मैंने कहा यार अपन अनुत्तीर्ण हो गए। फिर उनके सामने तो मैं रोया नहीं, घर जाके 1 घंटा रोया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। वो आंसू। फिर अब 9वीं क्लास में जाना नहीं चाहता था, तो चाचा जी ने जबरदस्ती मेरे साथ किया कि तुझे पढ़ना तो 9वीं पड़ेगा। हम्म। उस टाइम मेरे को लगा कि ये मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं, लेकिन उन्होंने सही किया था। वास्तव में उनकी सोच बहुत अच्छी थी कि ये एक बार 9वीं में पढ़े ताकि इसे 10वीं में एहसास हो जाए। फिर हाँ मैं सही। 9वीं क्लास में उस दोबारा पहले दिन गया, उस दिन भी उतना ही रोया जितना अनुतीर्ण हुआ उस दिन रोया। कि ये सेम ही जगह और हाँ, सेम स्थिति में आना पड़ रहा है, हारना पड़ सिर्फ रहा है अपनी कमी की वजह से। कमी की वजह से। फिर मैंने देखा कि मेरे साथ जो 9वीं क्लास में पिछले साल मेरे साथ थे 4-5 बंदे, वो भी मेरे को दिखे, तो फिर मेरी आत्मा खुश हो गई। मैंने कहा अब वो कोई कहता नहीं है है। ना, इतना दुख नहीं होता है जब साथ वाले भी फेल हो जाए। हाँ एकला रहता, अकेला पीछे रहता ना तो हाँ। बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर उनको देखा तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब अपने कोई दिक्कत नहीं है, भाई भी अपने साथ है, अपने को छोड़ के नहीं गए हैं। हाँ। तो फिर आप कंपटीशन में पहली बार दिल्ली पुलिस में फेल हुए? दिल्ली पुलिस में फेल हुआ 1 नंबर से, एक ये नंबर एक से नंबर फेल वाला हुआ। मामला बहुत खतरनाक है। तो पढ़ाई कर जब भी करो तो बहुत अच्छी तरह से करो, ताकि एक दो नंबर से रहना ना पड़े। फिर आपने दूसरा पेपर? दूसरा पेपर 2018 में कांस्टेबल में दिया, लेकिन कांस्टेबल का बी पार्ट से फिर 1.5 नंबर से रहा। लेकिन उस टाइम कांस्टेबल का मेरे को दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तैयारी दिल्ली पुलिस की मन से की थी, कांस्टेबल की तैयारी तो मैंने ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो जो कोई। ऐसे देखे आते हैं ना कि थोड़ी हाँ, बहुत तैयारी देके आ जाते देखे हैं, थे, तो ऐसे की थी, उसका इतना दुख होता नहीं दुख है नहीं वैसे। था। और उसके बाद? उसके बाद एक मैंने जेडी का पेपर दिया, एसएससी का। वो जेडी वाला भी मेरा पेपर क्लियर था। फिर मैंने मेरे 5 किलोमीटर वाला वो फिजिकल था, वो फिजिकल भी मैं क्लियर करके आया, लेकिन फिर रिजल्ट आया उसमें मेरा कोई रोल नंबर नहीं थे। फिर फेल हो गया। तो कुल मिला के फेल तो बहुत, उसके बाद भी फेल हुए हो? हाँ, उसके बाद भी फेल हुए हैं ना। उसके बाद 2019 में घर वालों ने कर दी शादी। हाँ। अब तो यहाँ से नया पड़ाव स्टार्ट होता है। अब तो मैंने कहा कुछ करना ही पड़ेगा, वरना तो अपने तो मौत है। जयपुर, उसमें भी जयपुर में रहते थे? 2019 के बाद हम बीकानेर आ गए थे, और 2019 पे मैंने मेरी क्या बीएड स्टार्ट हुई थी। बीएड मैंने की है बीकानेर की आईएएससी कॉलेज से, अच्छा, जो प्रतिष्ठित कॉलेज है। जो प्रतिष्ठित कॉलेज है। राजस्थान में 2 ही कॉलेज है आईएससी, सरकारी कॉलेज है जो। अच्छा, प्रतिशत से? ग्रेजुएशन ठीक ठाक है, 57% से। इसमें भी सेकेंड डिवीजन ही है? सेकेंड डिवीजन है, ठीक ठाक है। वो भी फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन मेरे ज्यादा परसेंट नहीं है, मात्र 44% ही है।
अच्छा, बाद बाद में धीरे धीरे रियलाइज बाद हुआ में कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। सेकेंड ईयर में मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो सेकेंड ईयर में मेरे अच्छे परसेंट आए, 65-65% हमारे आए। ये क्या होता है गाँव में, और जहाँ भी हम जिस फील्ड में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उसमें ये माना जाता है कि ये तो अपने आप हो जाएगी। अपने आप हो जाएगी। पर मुझे और आपको भी लगता होगा कि ग्रेजुएशन में पढ़ना ज़रूरी है। ये स्कूल की तरह होता है, क्योंकि इसमें सब चीज़ें सिखाई जाती है जो स्कूलिंग में के बाद के स्तर की होती है। तो हाँ, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्कूलिंग के बाद तो सोचते हैं कि अब आज़ाद हो गए, अब तो कुछ आजाद करना है हो नहीं। गए। वो 1 वीक ले आते हैं, पेपर के पहले दिन वो भी सावधान नहीं पढ़ते। ओरिजिनल इम्तिहान 12वीं के पास ही, ब 12वीं के बाद ही शुरू होता है। बाद भी स्टार्ट हो उसमें हम नहीं पढ़ते हैं। उसमें हम फिर नहीं सोचते हैं पढ़ते। कि पता नहीं हम कहाँ रह गए। हम्म। स्कूलिंग परसेंट 80-90 देख के इतना खुश नहीं होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में अच्छी तरह पढ़ो और बाद में कंपटीशन दो, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा और लगता है कि आप सक्सेस भी हो जाओगे। तो फिर क्या है कि शादी होने के बाद मैंने सोचा अब एक बार कांस्टेबल की तैयारी और करते हैं। फिर से फिर से कांस्टेबल की 2019 के बाद 20 में भर्ती आई थी ना भाई, कोरोना में। कोरोना, मैंने सोचा कांस्टेबल की तैयारी करते हैं। तो उसी टाइम मेरा एक खास मित्र है कैलाश मदेरना, उसने मेरे को गाइडेंस किया कि वो कि मामा जी आप है तैयारी करो इसकी पटवारी की, अच्छा। आपके लेवल का सिलेबस चेंज हो गया है, आप पटवारी की तैयारी करो, आपके लिए फायदा रहेगा पटवारी वाले। तो मैंने वहां से कांस्टेबल छोड़ के 1 जनवरी 2020 को हम जोधपुर रवाना हो गए थे तैयारी करने के लिए, वहाँ कोचिंग की थी उत्कर्ष में। ये मैंने अभी तक देखा है कि आपको फैक्ट बहुत ज्यादा याद है, जैसे डेट हुई, परसेंटेज हुए और किस टाइम क्या हुआ, तो ये आप एकदम सटीक तरीके से बता रहे हो, जिससे हाँ। सुनने में और सुनने वालों को भी थोड़ा ट्रूथनेस फील होगी। तो हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी याददाश्त भी बहुत तेज है। हालांकि स्कूल टाइम पढ़े नहीं, लेकिन आप दिमाग से बहुत सही हो। 1 जनवरी 2020 को हम जोधपुर रवाना हुए कोचिंग करने के कहाँ लिए, से? बीकानेर से? बीकानेर से। तो हमने जयपुर छोड़ दिया था उस टाइम? जयपुर 2019 में छोड़ दिया था, जोधपुर गए, वहाँ उत्कर्ष कोचिंग भी चालू, कोचिंग भी ज्वाइन कर ली हमने, फिर कोचिंग करे। फिर लगभग हमें 2.5 महीने हो गए, 7-8 मार्च या 15 मार्च के आसपास 2020 में होली थी। ठीक है। तो होली पे हम गांव आए, उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम वापस जोधपुर कोचिंग करने के लिए नहीं जाएंगे, कोचिंग में टाइम लगता है। उसके जस्ट 5 दिन बाद सरकार ने घोषणा कर दी कि सारी कोचिंग संस्थाएं बंद रहेगी, और कोरोना की वजह से इस कारण हमारा वो फैसला भी सही साबित हुआ। अच्छा। फिर कोरोना काल में हम घर पे गए, सारे घर पे रहते थे, घर पे रहते हुए हमने क्या है कि ऑनलाइन तैयारी की, फिर ऑनलाइन और कोचिंग की नए नए पूरी, ऑनलाइन ऐप आने लगे और सभी पढ़ने लगे। पूरी ऑनलाइन कोचिंग की। पहले कोचिंग करने के बाद अच्छी तरीके से पटवारी की तैयारी की। उस टाइम कांस्टेबल की भर्ती थी, तो 2 महीने बीच में मैंने कांस्टेबल को भी दिए थे। फिर से? फिर से कोटा ग्रामीण से मैंने फॉर्म लगाया, मेरा फिजिकल क्लियर था, फिर भी मेरे उसमें 70 नंबर थे, कोटा ग्रामीण से फॉर्म फिर भी लगाया, नहीं हुआ? 75 में से 70 नंबर थे। ओवरऑल ओबीसी में मेरी तीसरी रैंक थी, ऑल और तीसरी रैंक, थर्ड? तीसरी रैंक अच्छा। ओबीसी में। और ओबीसी की कोटा ग्रामीण से 33 यानी 33 पोस्ट थी, लेकिन एक्स मैन की वजह से वहां भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सब सिस्टम की वजह से मेहनत बहुत की, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। ये सब तो सरकार की वजह से। कोटा ग्रामीण से ओबीसी की मेल की 33 पोस्टें थी, 33 की 33 एक्स मैन ले गई, फिर भी हम रह गए। उसके जस्ट बाद था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर, वो भी हमने तैयारी नहीं की, वो भी दे के आए। उसमें मैंने मेरा मन था कि इसमें अपन लगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो पेपर दे के आए, पेपर अच्छा हुआ, ठीक रहा। लेकिन पेपर वाले दिन ये हुआ कि मैं गांव में था, किसी की शादी वादी में गया हुआ था, पेपर 11 बजे से शुरू था, अच्छा, और मैं घर पे, पेपर था कहाँ? बीकानेर ही था, मैं बीकानेर? गांव में था। अच्छा, ठीक। तो मैं घर पे सो के उठा सुबह 10 बजे, पेपर था 11 बजे, 11 बजे? और साढ़े एक दस घंटा पहले तो एंट्री स्टार्ट हो जाती है एक घंटा पेपर में। पहले एंट्री स्टार्ट, और 10:30 एंट्री बंद थी। अब क्या करें? तो अब मैंने सोचा क्या करें, कैंसिल कर देते हैं। फिर एक साथी था, लालचंद चांदू, मेरा साथी था, मेरे साथ ही था उस दिन, उसने कहा नहीं यार पेपर तो देके आ तो, चाहे कैसे भी। फिर वो एक वो था, उसने कैसे वैसे करके गाड़ी का इंतजाम किया मेरे लिए। फिर गाड़ी का इंतजाम किया तो उस गाड़ी ने मेरे को 10:40 पे है ना छोड़ दिया सेंटर के आगे। फिर मैं पेपर वेपर दे के आया, अच्छी तरीके से पेपर भी अच्छा हुआ। फिर कुछ दिन बाद आंसर की आई, तो मेरे क्या है कि 70 नंबर बन रहे थे, हम्म। तो काफी अच्छा स्कोर रहा उसमें। और फिर फिजिकल का रिजल्ट आया, तो ओबीसी की मेरिट थी 57 और मेरे 70 बन रहे थे, तो मैंने सोचा हो जाएगा अपना, तो क्या है, इस बार तो होगा ही हो होगा, गए, नंबर बहुत है। नंबर बहुत है। फिर 15 दिन बाद क्या है कि नंबर जारी किया एसएससी ने, दिल्ली पुलिस के। ठीक है। तो उसमें मेरे नंबर नॉर्मलाइजेशन की वजह से 70 से घटकर 65 पॉइंट कुछ हो गए, 65.70 चार हुए थे। चार एक नंबर कम हो गए साढ़े लगभग। तीन 4 नंबर मेरे फिर कम हो गए। फिर भी हमने सोचा कि इतनी मेरिट नहीं चलेगी, अपना हो जाएगा। जब रिजल्ट आया,
तब मेरिट गई थी 68.39। और फिर हमें आपके वही, और आपके नंबर? और मेरे नंबर थे 65.70। फिर भी मुझे हताशा हाथ लगी। और मेरा मित्र था जो कैलाश में देना, उसके 57 पॉइंट कुछ थे और उसके अंक नॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़ के हो गए 68.45, और मेरिट थी 68.39। उनका हो गया? उनका रिट फाइनल भी लिस्ट हो गया था बाद में? फाइनल हो गया था उनका, हम्म, लेकिन उन्होंने क्या ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। और फिर पटवारी का पेपर हुआ, तो पटवारी में क्या है कि मैं पेपर अच्छी तरीके से करके आया, 230 के आसपास नंबर थे मेरे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ है कि वो भी चौथी पारी में था, वो नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हुआ। फिर नंबर आ गए 213 पर, मेरे 17 नंबर घट गए। अब आप देखो, दो दो बार लगातार नॉर्मलाइजेशन की वजह से जा रहे हो, तो हाँ, आपके लिए किस्मत ने लगता है कुछ अलग ही लिखा था। अलग ही लिखा था। ये देख लो, आप पूरी सीक्वेंस देख लो कि आप उनके लिए बने ही नहीं थे। बन तो नहीं रहे थे। आपको भी ये सीख लेनी चाहिए कि यदि आपका कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, थोड़े बहुत नंबरों से रह रहा है, यदि आपकी तैयारी अच्छी है और आपकी आत्मा कह रही है कि मैं पढ़ाई की वजह से नहीं रहा हूँ, हाँ, तो ये ध्यान रखना कि आपके लिए कुछ अलग लिखा है और आपके लिए कुछ अच्छा लिखा है। ये हमेशा ध्यान रखें। तो फिर से पटवारी के जयपुर। जस्ट 2 दिन बाद क्या है, आरएस का पेपर था, फ्री का। परी का। तो क्या है कि जिसकी मैं तैयारी नहीं कर रहा था, वो परी फालतू में क्लियर हो गया पेपर देने की वजह से। फिर 10 10 अक्टूबर के आसपास मेरे उस मित्र कैलाश मदेना के मेरे पास फोन आया कि तेरे को अब कुछ नहीं करना है, तेरे को सिर्फ वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करनी है, भर्ती आ रही है, तेरे को वरिष्ठ अध्यापक के अलावा किधर ही नहीं देखना है। हम्म, तो मैंने उसी दिन 10 अक्टूबर की दिन, मैं और मेरे अभी साथी है, एक यहीं रहते हैं, पूनम चंद रिंटोड है, 3rd ग्रेड अध्यापक है वो, और दो और थे, हम साथ जोधपुर चले गए। हमने कहा अब तैयारी वरिष्ठ अध्यापक ही करेंगे। वो भी पूनम चंद जी वरिष्ठ अध्यापक ही करने के लिए हमारे साथ चल दिए। हम जाके 2 दिन जयपुर में रहे, हमें अच्छा क्या है, रूम नहीं मिला। जैसे अब हमने जैसलमेर में ये ले रखा है, ऐसा कोई हमें बढ़िया ये फ्लैट तो नहीं हवेली मिला। है एक तरह की। ये ऐसा हमें कोई फ्लैट नहीं मिला, तो हम यहाँ जोधपुर से जयपुर की तरफ पलायन कर गए। वहां हमें अच्छा एक 6,000 में हमने फ्लैट लिया। वहां फिर हमने 10 अक्टूबर से उत्कर्ष में जोधपुर जयपुर में बैच स्टार्ट हो गया था। फिर हमने 13 अक्टूबर से हमने भी कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, वहां से 2nd ग्रेड की स्टार्ट कर दी थी। फिर वहां पहले तो भूगोल और इतिहास की क्लासें होती थी, हमें अच्छा लगा। जब इकोनॉमिक्स की क्लास हुई तो हमने सोचा ये कौन क्या सा, है? ये है क्या? ये है क्या, ये ये हम कहाँ फंस गए। ये आर्ट्स वालों के साथ होता है कि जो आंकड़े वाला कुछ आता है ना, हाँ, वो सोचते हैं पता नहीं है क्या। लेकिन हमने, जब हम उन्हें समझ लेते हैं ना, वास्तव में वो चीज आर्ट्स वाला सबसे अच्छी तरह से समझता है। फिर मैंने सोचा कि ये क्या हो गया। फिर मेरे चाचा जी के एक साथ था, वो हम कोचिंग कर रहे थे दोनों। तो हमें एक दिन क्लास में रोना आ गया, इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही थी। हमने कहा हम फंस गए, 2nd ग्रेड भी हम नहीं लगेंगे, हम फंस गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। पहले ही डीमोटिव होने लग पहले गए। ही हम क्लास में हो गए। फिर 6-7 महीने की वो कोचिंग पूरी हुई, तो हम कोचिंग पूरी करके बीकानेर आए। फिर बीकानेर आए तो वो रिवीजन था, वो धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया और पढ़ने लगे। फिर क्या, जुलाई के आसपास वो रीट पात्रता हुई थी। तो हमारी क्या है, पहले मैंने कोई तैयारी नहीं की थी रीट वीट की, तो वैसे सीधा 2nd ग्रेड में आया टीचर लाइन में। तो रीट भी क्लियर नहीं हुआ, 78 नंबर बने। 82.5 से रीट क्लियर था, क्लियर होना था चाहिए था, लेकिन 78 नंबर बने, रीट भी क्लियर नहीं हुआ। फिर अब तो मैंने सोचा मरना पड़ेगा, अब कुछ नहीं है अपने लिए। तो 2 दिन गांव जाके आके वापस बीकानेर आए। उस समय तो आपको ये लगा होगा कि रीट भी क्लियर नहीं होता, अब हाँ, होगा क्या? अब क्या होगा। क्योंकि आप जिसकी तैयारी कर रहे थे वो उनसे हाँ, बड़ी थी, जो और टीचर सीनियर टीचर थी, हाँ, और रीट की तैयारी कर रहे थे वो 3rd ग्रेड की। तो आपने ये सोचा कि रीट में नहीं हुआ तो अब 2nd ग्रेड में तो होगा ही नहीं। हो गए ना। एक समय तो आपने, एक टाइम तो ये आपने ये सोचा। हाँ, फिर भी आपने डीमोटिव होते हुए भी मोटिवेशन होके, सेल्फ मोटिवेट होके और खुद से तैयारी स्टार्ट की। तो ये बहुत इंस्पिरेशन करने वाली बात है कि जिसका रीट में नहीं हुआ बाद में वरिष्ठ अध्यापक बने। तो ये बहुत अच्छी बात भी है और आपको सीख देने वाली बात भी है। क्या पता आप कुछ अलग करना चाहो, और फिर छोटी सी असफलता के बाद आपको हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता आप बड़े के लिए बने। सोचा अब रीट क्लियर नहीं, फिर 2 दिन टेंशन, अब क्या करें। फिर उसी अजीज मित्र कैलाश मदेरना का फोन आता है, बोल रहा है कल मैं आ रहा हूँ मेरे से मिलना। उस दिन उसने मेरे को बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट किया। उस दिन 23 जुलाई को मेरा पेपर था, मैंने 26 जुलाई से मैंने वापस 2nd ग्रेड की अच्छी तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। जो नोट्स थे ना, उसका टाइम टेबल बनाया, 1.5 घंटे सब सिलेबस का 1.5 घंटे टाइम बना लिया बस। जब अपने एक सुबह 1 बजे से पहले फर्स्ट पेपर का टाइम टेबल बनाया, 1 बजे के बाद 2nd पेपर का टाइम टेबल बनाया, और सब सब्जेक्ट का 1.5 घंटे का टाइम टेबल बनाया था कि भाई 1.5 घंटे ये, 1.5 घंटे ये। उसके बाद लगभग मैंने 5 महीने वो रिवीजन, वो कंटिन्यू, एक दिन बीच में मिस नहीं, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी।
रेगुलरिटी बहुत ज्यादा बहुत जरूरी ज्यादा है। थी। अब जब लास्ट 2 दिन रहे तो फिर मैं सोचूं कौन सा पढूं, ये छोड़ूं ये पढूं, ये पढूं ये छोड़ूं ये पढूं, अब टेंशन होने ये लगी। हर किसी के साथ ये तक हाँ, लास्ट में ये पता नहीं क्या और हाँ, हमको लगता है कि कुछ भी याद नहीं है, और नहीं, जो भी पढ़े ये भी आता है, ये ये भी आता है, भी और आता है। मन में दिमाग में लगता है कुछ भी याद नहीं है। तो उस समय आपको एकदम निश्चित होना चाहिए कि पढ़ाई होने वाली होगी, थोड़ा बहुत देख हम्म, लेते रिवाइज, जो है रिवाइज नया एक भी नहीं। तो आपने भी ऐसे ही पढ़ा होगा। ऐसे ही पढ़ा। फिर पहले दिन मेरे जीजाजी और वो भाई राम प्रसाद रिंटोड़ा है, जो शूटकर तैयारी करते थे, वो भी आ गए मेरे पास रूम पे। तो पहले उन्होंने दिन तो पेपर के बारे में गाइड चलती है, तो कैसे गाइड करना है, चलती ऐसे है, तो करना है। उन्होंने मेरे को बोला कि शिवकरण जी, आपको जितने आए उतने ही करके आने हैं और अच्छी तरीके से पेपर अटेंड करना है, गलत कम से कम करने हैं ताकि माइनस मार्किंग कम से कम हो। और पेपर था उससे पहले शाम को फिर उसी मित्र क्लास में देना का फोन आता है कि तू यहाँ मेरे पास पब्लिक पार्क मिलने के लिए आ। तो वो मेरे को, हम वैष्णो धाम रहते थे, वहां लेने ये के लिए आप वो आ मानो गया। कि हर किसी के जीवन में एक दो मित्र ऐसे एक दो होते हैं मित्र होते हैं जो ऐसे। सफलता में हमें गिरने नहीं देते, हाँ, धीरे धीरे पीछे से पुश करते हैं कि आप हाँ, धीरे 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 पूरा धीरे। मोटिवेट किया बाद में मेरे पता को। चलता है कि वास्तव में मेरे साथ वो नहीं होता तो मैं अधूरा। तो हर किसी के लाइफ में मित्र होने चाहिए, और मित्र बनाने वाले खुद हो आप। अच्छा देखो, अच्छा सोचो, तो आपको सब अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन जो एक दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो मेरा मानना है कि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन वो सफलता में और असफलता में भी हमेशा साथ रहते हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हर किसी के साथ होता है असफलता में जरूर। ये मनोदशा सही बनाए रखते हाँ, हैं। पढ़ना तो खुद को ही है, पढ़ना तो खुद लेकिन को ही पड़ता है। लेकिन मनोदशा सही बनाए रखते हैं, परिवार की तरह ख्याल रखते हैं, साथ में रह के हर फिर बात शेयर कर सकते हैं उनको, और हर बात वो समझते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हमारी फीलिंग्स समझ लेता है वो हमें पूरा समझ लेता है। तो आपके भी दोस्त हैं कैलाश मदेना, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक है, और हम साथ में रहते हैं, 3 जने रहते हैं, शिव जी और मैं और एक पूनम जी है। तो साथ में रहते हैं, यहाँ जैसलमेर में अच्छी तरह से रहते हैं। और भाई एक तरह के सभी तीनों अच्छी तरह से रहते हैं, पढ़ाई भी साथ में की है, और यहाँ से ड्यूटी पे चले जाते हैं। और अब श्याम है तो इंटरव्यू लेने सोच लिया आप सभी के लिए। तो तो उसने मेरे को ये राय दी कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर पूरा का पूरा पेपर अटेंड करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा पेपर अटेंड करना है। मैंने कहा, उन्होंने ये कहा है तो फिर मेरे को कहा, तेरे को कौन किसकी बात उचित लगेगी वो तू कर लेना, आपके लेकिन जीजा जी मैं भी ने और उन्होंने भाई बोला ने, कि भाई ने बोला कि जो जो आते हैं आते हैं वही अटेंड करना, नेगेटिव मार्किंग की नेगेटिव वजह से। मार्क्स से बचना, आप कोशिश बचने की करना, हम्म, बाकी आपकी सलाह है। ये जरूरी भी है, वो भी सही जरूरी भी कह है, रहे थे। उनकी राय सही थी, सही कह उनकी राय गलत नहीं थी, लेकिन वो अजीज मित्र है, उसका अनुभव अलग था, वो उसकी पूरा सोच के थोड़ी थोड़ा प्रैक्टिस अलग थी। करके निकालोगे, थोड़ा हाँ, बहुत फायदे रहोगे आप। फाइनल। तो उसने मेरे को बोला कि 1% तेरे को छोड़ना नहीं है, हम्म, अगर छोड़ देगा तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब मेरे उसकी बात दिमाग में घुस गई, मैंने कहा परसेंट तो एक भी नहीं छोड़ना है, काफी अच्छे नंबर होंगे फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में। आप पहले ये बता दो कि सेकंड ग्रेड में कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, ऑडियंस को भी पता चले। कोई पर्टिकुलर वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करता हो उनके लिए तो ज्यादा फायदा दे, बाकी स्ट्रेटेजी तो सबके लिए है, लेकिन ये उनके लिए भी थोड़ा बता दीजिए सेकंड आप। ग्रेड में क्या है कि 2 पेपर होते हैं 500 नंबर के, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है 300 नंबर का जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, एक अपने जीएस का पेपर होता है सामान्य ज्ञान का, उसमें 100% आते हैं 200 नंबर के, कुल मिला के 500 नंबर का पेपर होता है। फिर रीट रीट वाला पेपर था, वो मेरे हुई क्या पात्रता भी नहीं हो रखी थी। दुख तो तो होता ही है, तो मेन पेपर फिर होता है तो क्या, मैं, मैं बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ उसमें। हाँ, ये फिर दुख तो ये होता ही साथी, है। मेरे साथी पूनम जी थे, ये तैयारी करते थे, तो मैंने कहा चलो 2 महीने अपन इनकी सेवा करते हैं। तो पूनम जी, इनका तो सहयोग करे, ये तो इनका बड़े। सहयोग रहे, मैंने पूनम जी को कहा कि अब आप पढ़ो और मैं आपके लिए खाना वाना और सब मैं तैयार करके दूंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, इसको सहयोग करने वाला, यदि खुद के परिवार से अलावा कोई अपना सहयोग कर रहा है, तो सोचो कि वो परिवार से भी बढ़ करे। तो आपने उसका उनका सहयोग किया, तो उनके लिए तो स्वर्णिम अवसर होगा, क्योंकि पढ़ाई के टाइम टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। सही है। और फिर क्या है, 17 जून को पेपर रद्द। और फिर मैं, पेपर आपका अच्छा भी हुआ था। अच्छा भी हुआ था, फिर मेरे दिमाग में, मैंने कहा यार उस दिन उसका फोन आया था, जैसे ही पेपर रद्द हुआ, वापस उस अजीज मित्र का फोन कि बोल, मैंने बोला था ना, मैंने क्या यार बोला था, फिर अब क्या हो अब सकता लग है, जाओ और क्या अब है। तो चिड़िया चुग गई खेत। फिर वापस हमने क्या है कि चलो अब अच्छी तरीके फर्स्ट से पेपर लगे, की तैयारी की और आपने फाइट कर ली। फर्स्ट पेपर की तैयारी की, और इस बार पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि इस बार थोड़ी साइकोलॉजी ठीक आई थी, 20 में से मेरे क्या मात्र 4% हुए थे। फिर भी देखो आपने फिर अच्छा भी स्कोर क्योंकि कर लिया। राजस्थान जीके मैंने काफी अच्छा स्कोर किया था, 50 में से मेरे 47% सही थे, वैसे 48 सही थे, 2 गलत तो थे, इसमें काट पीट ये के। सीखने को मिलता है कि जो अच्छा अच्छा पार्ट है हमारा,
उसमें हमेशा अच्छे क्वेश्चन कर लो, और बाकी में जो कम आया तो उसका वो रिकवरी वो कर लेगा अच्छे वाला वो कर पार्ट। लेगा। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए ये भी। हमारा डबल का रिजल्ट आया था, तो जैसे ही मैंने ओबीसी की देखी 275 मेरिट, फिर देखी जनरल की 295, तो मेरे नंबर बन रहे थे लगभग 320 के आसपास। क्योंकि इस बार पेपर था ना वो जिसमें मेरे नंबर थोड़े कम हो गए, 64% ही हुए थे फर्स्ट पेपर में, तो 320 के आसपास बन रहे थे। तो जैसे मैंने मेरिट देखी ना, उसके बाद मैंने रोल नंबर नहीं देखे, मैंने सीधा ही सबको बोल दिया कि भाई अपना डबल में तो हो गया। तो चलो अच्छी बात है, डबल में हो गया, वही इंतजार है 1 महीने का और। फिर फाइनल रिजल्ट आया तो कैसा लगा, और आप कहाँ किस स्थिति में थे उस टाइम, ये फाइनल आप एक्सप्रेस करके बताओ थोड़ा। फाइनल रिजल्ट आया तब मैं था हमारे गांव में ही, अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हैं सुरेंद्र चांदू, उनके पास था निज मित्र पूनम जी, और ये कैलाश मदेना, और कुछ और थे, और एक भाई राम प्रसाद रिंटोड, और जीजाजी शरण कुमार जी बिस्सू। उनके फोन उन सुरेंद्र असिस्टेंट प्रोफेसर के आ रहे थे, तो उन्होंने बोला यार आज फोन आ रहे हैं कब से अलग अलग नंबरों से। फिर मैंने देखा यार ये तो मेरे दोस्त पूनम का है, और ये तो भाई का है राम प्रसाद का। फिर वहाँ वापस कॉल आया सुभाष का, जिसे हम खिलजी के नाम से जानते हैं, तो निकनेम खिलजी खिलजी है। है। तो उसने बोला कि यार तेरा रिजल्ट आ गया और फाइनल मेरिट 308 गई है, ओबीसी की, जनरल की 313 है। फिर क्या है, वो मेरे हाथ ऐसे कम कंपाने लग गए। एकाएक ये मैंने तो कहा यार क्या करें, हुआ या नहीं हुआ, नंबर कम ज्यादा भी हो सकते थे, क्योंकि आरपीएससी ने अभी नंबर अभी तक भी जारी नहीं किए हैं, अभी तक जारी नहीं किए। उस असिस्टेंट प्रोफेसर ने मेरा रिजल्ट देखा, तो मेरी रैंक 141 थी, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि मेरी 141 रैंक से मैं वरिष्ठ अध्यापक बन गया क्या। वो एकाएक होता है ना कि आप हाँ कुछ नहीं होता और एकाएक सब कुछ बन जाता है, तो लगता है कि क्या हो गया। वो हाँ है वो ट्रांजिशन होता है ना, इतना वो हाँ, इतना बहुत खुशी देता है। वो यही फील वही फील कर सकता है जिसको ये वास्तव महसूस हो, इसको एक्सप्रेस किया भी नहीं जाता। जाता सही नहीं। बात तो यही है। फिर आप जब रिजल्ट आया और आपको पता चला, तो सबसे पहले आप कहाँ गए, या कहाँ पे कुछ वहां था तो एक्टिविटी वहाँ की? सुरेंद्र के पास था, वहां से मैं जाके घर गया। घर जाके वो बाद में तो आपको पता ही है क्या होता है, माहौल घर में, हाँ हाँ तो हाँ। वो तो होता ही था। उसके बाद सब कुछ सही हुआ। तो भाई आप वरिष्ठ अध्यापक बन गए हो और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हो, युवा हो, और नवाचार के साथ पढ़ाई करवा रहे हो, और आपका स्वर्णिम शुभकामनाएं। तो अब रैपिड फायर के लिए मैं दो तीन क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सफल हुए हो तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, या आप किससे प्रभावित हुए, या किसका योगदान है आपको सफल होने में? सफल होने में पहले सबसे, तो परिवार में बताना है, फिर हाँ, परिवार से अलावा बताना है। सबसे ज्यादा योगदान तो घर वालों का ही होता है, वही होता है। क्योंकि मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी 2011 में, उस टाइम मैं 9वीं क्लास में था, तो और मैंने पहले बता दिया ना, 9वीं में मैं फेल आया था। हम्म। तो वैसे तो सबसे ज्यादा योगदान मेरी माँ और मेरे भाई का है। उसके बाद योगदान आता है मेरे चाचा जी का, क्योंकि चाचा जी ने जस्ट 12वीं करने के बाद मेरे को जबरदस्ती जयपुर भेजा था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा तेरे को जयपुर पढ़ना पड़ेगा। और 9वीं क्लास में दोबारा उन्होंने बोला कि तू चाहे कितना ही रो, तेरे को वापस बैठना नहीं ही पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, हम सोचते हैं ये ऐसा क्यों करें। वो हमेशा हाँ, ध्यान रखना हमारे भले के लिए ही कहते हैं। उस टाइम मेरे को पता नहीं चला कि ये मेरे, मैंने सोचा ये गलत बात सोच रहे हैं, लेकिन अब मेरे को पता चल रहा है कि वास्तव में उस टाइम उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा सोचा था, आगे का सोचा और था, अच्छा सोच। अच्छा सोचा था। जयपुर जाने के बाद वो जीजाजी शरण कुमार जी बिस्सू, जो अभी मैथ से सेकंड ग्रेड लगे, और भाई राम प्रसाद रिंटोड, वो भी सेकंड ग्रेड लगे 45वीं रैंक से, अभी उनकी पोस्टिंग बीकानेर ही है, वो थे आगे। और उनसे तो मेरे को पहले डर लगता था, तो 3 साल उनके पास रह के अच्छी तैयारी की, फिर भी उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइडेंस किया। और मेरे को आप बताओ परिवार से अलावा किसका सबसे ज्यादा योगदान? परिवार के अलावा मेरे कुछ अजीज मित्र है, जैसे एक दो नाम बोल जैसे दो। पूनम जी है, ये कैलाश मदेरना है मेरा एकदम प्रिय मित्र, महेंद्र जांदू है, और एक मित्र और है मेरा भागीरथ रेंटोड़, जो वर्तमान में संघर्ष कर रहा है। काफी उसका भी संघर्ष काफी ज्यादा है, काफी अच्छा संघर्ष है। तो आपको कभी अट्रैक्ट या प्यार हुआ कभी स्कूल लाइफ में थोड़ा, चाहे स्कूल भले लाइफ, एक तरफा ही हो? स्कूल लाइफ और अभी तक मेरे को अभी तक कभी किसी से कोई प्यार नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ मेरी वाइफ से ही मेरे को प्यार हुआ है, और अभी अच्छा, तक किसी से मेरे को कोई प्यार व्यार के चक्कर में ना मैं पड़ा, हो सकता है ये ना झूठ मैं भी किसी बोले पर ठीक ना है। मैं किसी को कहना चाहता हूँ कि आप प्यार में पड़ो। कहीं आप वाइफ की डर से तो नहीं कह रहे हो कभी नहीं, प्यार नहीं? वो कुछ बात नहीं है, ना डरने वाली बात है। हमने तो, मैं बता रहा हूँ ना, जयपुर में 3 साल रहे तो जीजाजी और भाई थे, उनसे मैं डर रहा था। उसी टाइम हम, मेरे को उन्होंने फोन भी नहीं रखने दिया था पास में, जयपुर में 3 साल था तो मेरे पास फोन नहीं था। उन्होंने बोला जब तेरे को फोन की जरूरत होगी तो हमारा ले, कोई भी कुछ हो तो हमारा फोन ले।
उन्होंने मेरे आके नया लैपटॉप ला के रख दिया कि जरूरत हो तो इस लैपटॉप को काम में लो, क्लास लो इससे। क्लास लो, फोन की जरूरत नहीं है। अब कोई क्यों? बहाना ही नहीं रहा कि हाँ, फोन रखने का। क्योंकि मेरी इससे सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मेरी ये कंपटीशन की तैयारी होती है ना, कंपटीशन की पटरी होती है ना, उस पटरी पे उन्होंने ही मेरे को कहा अब इस पटरी पे आप बैठ जाओ। उन्होंने पटरी पे मेरे को बिठा दिया। पटरी के बिठाने के बाद मेरा अजीज मित्र कैलाश मदेरना धक्का देना धक्का काम देने के लिए आ गया था है। कि अब धक्का देने का काम मैं अपने आप कर लूंगा। तो आपने वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कैसे की, वो थोड़ा शॉर्ट में बता देते तो थोड़ा देखने वालों को, पढ़ने वालों को हेल्प मिलती, स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा बताइए। तो क्या है, वरिष्ठ अध्यापक में आप सबको पता तो है ही कि 2 पेपर होते हैं। सिलेबस तो सिलेबस तो वो तैयारी बहुत करता है ही। बहुत बड़ा ही है, और 2 पेपर सामान्य ज्ञान वाले पेपर की मैंने ना कोचिंग की ना मैंने कोई खास तैयारी, क्योंकि सामान्य ज्ञान वाले पेपर की तैयारी मैं 2016 से करते हुए आ रहा था। जिस टाइम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था 2016-17 से, उस टाइम से ही करके आ रहा था। फिर पटवारी की तैयारी से फर्स्ट पेपर काफी अच्छा हो चुका था, साइकोलॉजी ही कमजोर थी, और उसमें मैंने बता दिया कि ये दोबारा पेपर हुआ, समझ गया। उसमें से मेरे 20 में 20 में से चार। 4% ही सही हुए, क्योंकि मैंने पूरे अटेंड किए तो 12 मेरे गलत हो गए, 8 सही हुए, तो माइनस करके तो बचे 4 ही। तो उसकी तो मैंने कोई खास तैयारी नहीं, क्योंकि ये मेरे पहले तैयार था। फिर सेकंड पेपर की क्या है कि हमने ऑफलाइन कोचिंग की थी, उत्कर्ष से बता रहा था ना मैं अभी जस्ट पहले। कोचिंग करके फिर हमने तैयारी की, वो 1.5 घंटे वाला सिस्टम बनाया, सिर्फ तो सिर्फ नोट्स रिवीजन किए। नोट्स के अलावा मैं किधर ना कोई किताब देखी कुल ना, मिला वैसे के ये किताबें मैंने बात ये ला है कि रखी थी। सीमित मैटर हो और हाँ, उसे बार बार पढ़ो। भटकाव तो 1% ही काम का नहीं, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, जब ये पढ़े कभी ये पढ़े कभी ये पढ़े, ये नहीं। मेरे पास क्या है कि सीमित नोट्स मैटर थे और बराबर पढ़ोगे। और कुछ बड़ी नाम की किताबें भी ला रखी थी, लेकिन मैं इन किताबों को तभी यूज में लेता कि कोई छोटा पर्सन है या कोई छोटा, मेरे को लगा ये टॉपिक छोटा है, तो उसको किताब से देखा और उस नोट्स में ऐड कर लिया। ये नहीं कि इस नोट पूरे को किताब पढ़नी चालू, नहीं, नोट्स में ऐड कर लिया मोस्ट मोस्ट। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ नोट्स पढ़ा, और इन नोट्सों की वजह से ही 141 रैंक भी आ गई। ये थे भाई अपने शिवकंजी रिंटोड, वो अभी वरिष्ठ वरिष्ठ अध्यापक है यहाँ जैसलमेर में, सलखा में ड्यूटी है। तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। और हमें तो, हम हैं तो दोनों बीकानेर के ही, लेकिन हमें बीकानेर इसलिए नहीं मिला, बाकी नंबर तो ठीक ठाक बढ़िया थे नंबर, इसलिए नहीं मिला क्योंकि आरपीसी ने बीकानेर मंडल ही नहीं खोला। निदेशालय ने। हाँ, निदेशालय ने मंडल ही नहीं खोला बीकानेर। तो हमने जोधपुर मंडल लिया, और जोधपुर में जैसलमेर लिया, क्योंकि साथ साथ में रहना था पहले से। यहाँ एक भाई था तो वो कह रहा कि सब मैनेज कर लेंगे और यहीं पर रहेंगे, घर से चाहे कितनी भी दूर हो रहना है, अप डाउन तो होगा नहीं। तो यहाँ रह लिए, बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, घूम रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा चिल भी कर रहे हैं, और स्कूल जाते हैं और पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, और देखते हैं। धन्यवाद। और आप भी बता दो कि लास्ट में कुछ कह दो। मैं तो आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि जब तैयारी अपने लग जाए कि हमको पढ़ना ही है, पढ़ने के नाम से बाहर जा ही रहे हैं, तो फिर पढ़ना ही चाहिए, ये अदर एक्टिविटी में भाग नहीं लेना चाहिए। एकदम और सही है। जब तक तैयारी जो करो, करो वो अच्छी तरह से अच्छी करो। तरीके से करो। अपने घर वालों ने भेज ही दिया कि अब तो हमारा बेटा तो बाहर पढ़ रहा है, तो फिर जी जान लगा दो ना पढ़ने में। मात्र 15 महीने, 15 से 18 महीने की बात है, ढंग से एक तैयारी कर लेते हो तो आराम से हो सफलता मिल जाता है, जाती मिल है। जाता है। वैसे मुझे लगता है कि जो कंपटीशन, गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करता है, वो अमीर घराने का तो होता नहीं है, नहीं सभी नहीं, मिडिल क्लास से होता है, मिडिल या मध्यम लोअर वर्ग। मिडिल होते हैं। हाँ, तो मिडिल क्लास की ये प्रॉब्लम यही है कि भटकाव ज्यादा होता है, क्योंकि उनको थोड़े संसाधन भी मिल जाते हैं, और वो ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि बड़ा बिजनेस कर सके या कुछ और कर सके। तो वो भटकाव के लिए काफी चीजें, उन्हें संसाधन मिल जाता है, मोबाइल फोन हो गया, या कोई थोड़े चिलबाजी करने के लिए पैसे मिल गए, थोड़े बहुत मिल जाते हैं। तो वो क्या है, भटकाव हो जाता है, नशे सीख जाते हैं, या कुछ अलग काम में लग जाते हैं। तो इस भटकाव से बचिए, क्योंकि यही उम्र होती है सक्सेस होने की, यही उम्र होती है प्यार करने की, यही उम्र होती है कुछ करने की। कुछ करना तो ही। इसमें हमें सक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि यदि सक्सेस नहीं हुई तो ये बाद में कुछ नहीं मिलेगा, और सक्सेस हो गए तो सब कुछ मिलेगा जो हमें चाहिए। तो लग जाइए पढ़ाई में, और आगे भी आते रहेंगे आपके लिए इंटरव्यू। तो धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, नमस्कार। नमस्कार।